नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में मैंने मैकाले के विवरण पत्र के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में समझाया था। आज हम आपको विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति 1835 के बारे में चर्चा करेंगे। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो सुपर टेट और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज हम पढ़ते हैं विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति 1835। देख लीजिए क्या हुआ कि विलियम बेंटिक को 2 फरवरी 1835 में विलियम बेंटिक को 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ। कौन सा विवरण पत्र प्राप्त हुआ? मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ। और मैकाले का विवरण पत्र जो था वो 1813 का एक संशोधित रूप था। क्या था? एक संशोधित रूप था। इसके बाद में मैकाले ने विवरण पत्र, अपना जो विवरण पत्र बनाया था उसको 1835 में बताया था या बनाया था। इस विवरण पत्र को विलियम बेंटिक ने, किसने? विलियम बेंटिक ने गंभीरता से विचार किया, क्योंकि विलियम बेंटिक के जो शिक्षा संबंधी विचार थे वो मैकाले से कुछ अलग तरह के थे। कारण यह रहा कि मैकाले के विवरण पत्र में मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र प्राप्त हुआ और यह विवरण पत्र विलियम बेंटिक को सौंपा, क्योंकि विलियम बेंटिक उस समय के गवर्नर थे। विलियम बेंटिक को जब यह विवरण पत्र उन्होंने सौंपा तो विलियम बेंटिक ने गंभीरता से इस पर विचार किया, इस विवरण पत्र पर विचार किया। इसके बाद 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा की घोषणा की गई। इसके बाद उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा, फिर ब्रिटिश सरकार के सामने इस विवरण पत्र को रखा और 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में, नई शिक्षा की नीति घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, यानी कि ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसके बाद में नीति जो थी, यानी कि विलियम बेंटिक की जो नीति थी, शिक्षा नीति थी, वो किस प्रकार की थी? तो देख लेते हैं हम किस प्रकार की थी शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में सबसे पहले ये बात आती है कि यह नीति किस प्रकार की थी, क्योंकि मैकाले जो था वो पाश्चात्यवादी था, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला था। तो ज़्यादातर उसने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी शिक्षा के बारे में ज़्यादातर प्रचार प्रसार करने की बात कही। इसलिए आपने सुना होगा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद काफ़ी दिनों से चलता रहा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस नीति का जो प्रकार था, किस प्रकार से नीति रही। आपकी नीति यानी कि विलियम बेंटिक की नीति, निर्धारित धनराशि का सबसे ज़्यादा प्रयोग अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित धनराशि होगी, सरकार के द्वारा जो निर्धारित धनराशि होगी वो सबसे ज़्यादा हम किस पर खर्च करेंगे? वो सबसे ज़्यादा हम अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करेंगे। क्योंकि जो विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति, क्योंकि ये भी प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादी नहीं थे, ये पाश्चात्यवादी थे। कैसे थे? पाश्चात्यवादी थे। पाश्चात्यवादी मीन्स अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले थे। तो अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा धनराशि खर्च की जाएगी, ये बात इन्होंने कही। दूसरी बात तो ये है, एक बात और आई सामने कि प्राच्य साहित्य के रखरखाव पर किसी प्रकार का धन व्यय नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही तो विवाद था। क्या विवाद था? कि प्राच्यवादी कहते थे कि हमें भी शिक्षा के लिए आप धन मुहैया कराएं, धन खर्च करें, मेरी शिक्षा को भी बढ़ावा दें। और पाश्चात्यवादी ये सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा मिले, अंग्रेजी शिक्षा को आगे ले जाए, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो क्या हुआ? प्राच्य साहित्य के रखरखाव पर किसी प्रकार का धन व्यय नहीं किया गया। तो यहाँ पर प्राच्य शिक्षा मीन्स हिंदी संबंधित है, हिंदी साहित्य से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है।
और वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है। तो कहने का आशय है, जो प्राच्य साहित्य के रखरखाव पर किसी प्रकार का धन व्यय नहीं होगा, ये प्रकार की बातें आई तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ज्यादा तूल पकड़ने लगा। तो कहने का आशय फिर देखिए क्या हुआ कि एक बात और रखी गई इसमें कि उच्च वर्ग के थोड़े व्यक्ति हैं, शिक्षा का दायित्व इन्हें सौंप दिया गया, क्योंकि अंग्रेज यह सोचते थे कि कुछ लोगों को हम शिक्षा दें और उसी के माध्यम से अन्य लोगों को शिक्षा पहुंचाई जाए। आपने पढ़ा होगा निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन क्रिया या छन्नी का सिद्धांत। छन्नी के सिद्धांत में एक बात कही गई थी अंग्रेजों द्वारा कि हम सबसे पहले हम कुछ लोगों को शिक्षित करें, इसके बाद वही लोग अन्य लोगों को शिक्षित करेंगे और अन्य लोग फिर धीरे धीरे एक बड़े विशाल रूप में लोगों को शिक्षित करेंगे। तो ये छन्नी और निस्यंदन सिद्धांत के रूप में देखा गया। यही अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों ने देखा कि सबसे पहले हम भारत में शिक्षा का दायित्व किसको सौंपें, शिक्षा का दायित्व किसे दिया जाए, ये अंग्रेजों ने सबसे पहले सोचा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में जो लोग उच्च जाति के थे, उच्च वर्ग के थे, तो सबसे पहले शिक्षा का दायित्व या शिक्षा के लिए उनको चुना और शिक्षा का दायित्व उन्हें सौंप दिया। किन्हें सौंप दिया? उच्च वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा का दायित्व सौंप दिया। फिर इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला, अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला और 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 का अंत हो गया। तो अंग्रेजी शिक्षा कहने का आशय यह हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादातर अप्रूवल मिला, बल मिला, शक्ति मिली और ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगी। इसके बाद एक विवाद था 1813 का आज्ञापत्र का विवाद, जो बातें कही गई थी उसकी धारा में जो विवाद चलता था उसका क्या हो गया? अंत हो गया, उसकी समाप्ति हो गई। इसके बाद देखा गया कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे होगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1839 को इसका अंत हुआ। यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? कहने का मतलब है ऑकलैंड। विलियम बेंटिंक के बाद भारत में गवर्नर जनरल के रूप में ऑकलैंड आए। ऑकलैंड ने अपने घोषणा पत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद को गहन अध्ययन किया और उसका गहन अध्ययन करने के बाद में उन्होंने देखा कि प्राच्यवादी अपने को सोच रहे हैं और पाश्चात्यवादी अपने को सोच रहे हैं। लेकिन एक बात देखने को मिली, भाई बात सही है कि हिंदू और अंग्रेज, हिंदू सभ्यता संस्कृति, ये जो इसका बढ़ावा, इसको आगे ले जाने की बात प्राच्यवादी विचारधारा के लोग करते थे और अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाने वाले बात ये अंग्रेज करते थे। तो इसलिए अंग्रेज ये कहते थे कि ज़्यादातर ज़्यादा भारत में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। और प्राच्यवादी जो थे तो वो ये कहते थे कि भारत की संस्कृति, भारत का साहित्य और सांस्कृतिक साहित्य का बोलबाला हो, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसके शिक्षक नियुक्त किए गए, इसको पढ़ाया जाए। लेकिन ये विवाद काफ़ी दिनों तक छा रहा, लगभग 4 वर्ष तक इसका विवाद चला। 4 वर्ष के बाद विवाद चलने के बाद ऑकलैंड ने इसका गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन के बाद में इस विवाद में उन्होंने प्राच्यवादियों को खुश करने के लिए लगभग 31,000 की धनराशि उस पर अधिक व्यय करने का या उस पर अधिक खर्च करने की बात रखी। और जब उस पर अधिक व्यय करने की बात रखी तो प्राच्यवादी खुश हुए और प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और यही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। तो देख लेते हैं क्या बात आई। 20 मार्च 1835 को बेंटिंक वापस इंग्लैंड चला गया। जब इंग्लैंड वापस चला गया विलियम बेंटिंक, तो इसके बाद प्राच्यवादी दल ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया।
यानी कि विलियम बेंटिक के समय में उनका आंदोलन तो चला लेकिन गुप्त रूप में चला। जैसे ही ऑकलैंड आए तो उन्होंने प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। क्या कर दिया? तेज कर दिया। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड भारत के नए गवर्नर बने। नए गवर्नर के रूप में उन्होंने शपथ ली और उन्होंने देखा भारत में सबसे ज़्यादा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद बहुत तेजी से चल रहा है। यानी कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद एक गंभीर समस्या है। इस पर उन्होंने विचार किया, अध्ययन किया। इसके बाद 4 वर्ष तक यह विवाद को देखा उन्होंने। इसके बाद 24 नवंबर 1839 को ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र एक प्रकाशित किया। यानी कि 4 वर्ष बाद ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 को, कब? 24 नवंबर 1839 को ऑकलैंड ने अपना एक विवरण पत्र, ऑकलैंड ने एक अपना विवरण पत्र प्रकाशित किया, विवरण पत्र को प्रकाशित किया। इसके बाद उन्होंने प्राच्य साहित्य पर इस पर खर्च किए। कहने का मतलब है कि जब ऑकलैंड आए तो ऑकलैंड ने इस प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को बहुत तेजी से देखा। उस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया और इस पर उन्होंने यह अध्ययन लगभग में 4 वर्ष तक इस विवाद को देखा। इसका अध्ययन 4 वर्ष तक इसका अध्ययन किया, मनन किया। इसके बाद 24 नवंबर 1839 को ऑकलैंड ने अपना एक विवरण पत्र प्रकाशित किया। एक अपना विवरण पत्र प्रकाशित किया ऑकलैंड ने, कब? 24 नवंबर 1839 को। इसके बाद में क्या है? प्राच्य साहित्य पर 31 विवरण पत्र के बाद उन्होंने उसी विवरण पत्र में प्राच्य के लिए, यानी प्राच्य साहित्य के लिए 31,000 अतिरिक्त खर्चा, यानी कि प्राच्य शिक्षा के लिए उन्होंने 31,000 अतिरिक्त शिक्षा देने की बात कही। और जब उन्होंने 31,000 अतिरिक्त खर्च करने की बात कही तो प्राच्यवादी उस समय खुश हो गए। तो प्राच्यवादियों को लगा कि जब हमें 31,000 शिक्षा पर अधिक अतिरिक्त खर्च मिल रहा है, हमारी शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, तो उन्होंने यह जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था उस पर क्या निर्णय लिया? उसको उन्होंने वहीं पर अंत कर दिया। लिहाजा यहीं पर ऑकलैंड के समय में, यानी कि 1839 में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। मित्रों, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहाँ तक पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।